अरे त्रिपाठी को भोपाल में आपसे भेंट हुई थी, गांधी अभय मिले थे। स्लाइड शो कर दीजिएगा। एक छोटा सा उसका उन्होंने संवादों मिशन नाम से निकाल दिया। संवाद पर ज़्यादा हो गया। पीछे बैठे ना, उनको बोलो साइड से थोड़े से आगे हो गए। अच्छा आगे, हाँ थोड़े से आगे हो गए ना जी। हमारे वो हीरो में है तो हाँ मीत भी है, वो भी है, मनोज भी है। हट जाओ ये साइड हो जाए यार। स्वागतम। बहुत बधाई, बहुत स्वागत हो। अरे बहुत बढ़िया सर, स्वागत है, वेलकम सर। आई मैंने तो कल कहा था, मैंने कहा नहीं मैम फ्रैक्चर ठीक कर हो नहीं सकता कि आप आए हैं तो मैम ने कहा कि चलो ऊपर ऊपर चलो। कैसे हैं सर? आराम से वेरी गुड। हमारे समय के एक अनूठे विमर्शकार और संस्कृत के विश्वविख्यात विद्वान आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी ने कृपापूर्वक यह पहला व्याख्यान देने की सहमति प्रदान की है। विश्वविद्यालय और मैं उनका बेहद कृतज्ञ हूँ। आचार्य प्रवर चुप्पियों का षड्यंत्र, 18वीं और 19वीं सदी की भारतीय ज्ञान परंपराएं जैसे विचारोत्तेजक विषय पर बोलेंगे। आज मेरे लिए यह भी एक सौभाग्य का विषय है कि शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल करके सारी दुनिया में यशस्वी हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री श्री मनीष सिसोदिया इस पहले देशिक व्याख्यान का उद्घाटन करेंगे। मैं बहुत कुछ चाहता था, पर अवसरानुकूल केवल इतना ही कह पा रहा हूं कि मनीष जी एक लीग से हटकर चिंतन करने वाले राजनेता हैं। अगर उनमें यह क्षमता न होती तो आज इस प्रोजेक्ट को उनका समर्थन और मार्गदर्शन नहीं मिलता और देशिक परियोजना नहीं चल पाती। मुझे यह बताते हुए भी प्रसन्नता है कि इस पहले देशिक व्याख्यान में हमें अम्बेडकर विश्वविद्यालय की कुलपति आदरणीय प्रोफेसर अनु सिंह लाठर का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। प्रोफेसर लाठर ने अपनी व्यस्तताओं के बावजूद पिछले 6 महीनों में हर मुकाम पर देशिक परियोजना का रास्ता सुगम किया है। अब उनके प्रोत्साहन और मार्गदर्शन के बिना हम इस विशाल और बहुमुखी विमर्श के रिसर्च प्रोजेक्ट की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। इन कुछ शब्दों के बाद मैं विश्वविद्यालय की कुलपति आदरणीय प्रोफेसर लाठर, आचार्य त्रिपाठी, आदरणीय मनीष जी और अम्बेडकर विश्वविद्यालय के लोकप्रिय और सर्वसुलभ कुल सचिव डॉक्टर नितिन मलिक से अनुरोध करूंगा कि वे धर्मपाल जी के चित्र पर पुष्पार्पण करके इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। आगे
करें और देशिक परियोजना के महत्व पर कुछ प्रकाश डालें। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्रोफेसर। Namaskar. Good afternoon to everyone. You're welcome to the program. Honorable Deputy Chief Minister, Finance Minister, Education Minister, PWD Minister, our mentor, our guide, our inspiration, and our scholar as well. And I say our scholar as well because whenever he has come to AUD or connected to faculty and the students, it has always been at the scholarly level. आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी आज के मुख्य वक्ता हैं। प्रोफेसर अभय दुबे जी, डायरेक्टर सेंटर फॉर रिसर्च एंड आर्काइविंग इन इंडिजिनस लैंग्वेज एंड इंडियन नॉलेज सिस्टम, जिसको हम देशिक के नाम से जानते हैं। डॉक्टर नितिन मलिक, द रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी, मैन द फोर्स बिहाइंड हु हेल्प्स एवरीवन इन द यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर सत्यकेतु सांकृत, he is the Dean School of Letters, with whom the center is attached. I think I can see him here. Your contribution has been massive for the center. Deans, directors, my faculty colleagues and the media and people from the media, and some of our officials and officers of the university who are present here. मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस सेंटर से मेरा अपना पर्सनल और इमोशनल और आत्मिक कनेक्ट क्या है। कहते हैं कि कायनात, जब आप किसी चीज़ को बहुत शिद्दत से चाहते हैं तो सारी कायनात लग जाती है उसे पूरा करने में। तो मैं मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हूँ और इंडियन नॉलेज सिस्टम से दूर दूर तक मेरा कोई लेना देना नहीं था, परंतु ऐसा हुआ कि मेरे अपनी पर्सनल ओरिएंटेशन और अपनी एक चाहत इंडियन नॉलेज सिस्टम से कनेक्ट करने की बचपन से ही थी। मैं बहुत हिस्ट्री का ज्ञान रखने की कोशिश करती हूँ और साहित्य से भी जुड़ती हूँ। तो इसमें हुआ ऐसा कि NEP जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फ्रेमवर्क इम्प्लीमेंटेशन की बात आई तो उसकी मॉनिटरिंग और इम्प्लीमेंटेशन टीम में मुझे रखा गया और उसके वर्टिकल जिसमें मुझे रखा गया वो था इंडियन नॉलेज सिस्टम। तो जब मुझे ये पत्र मिला कि मुझे इंडियन नॉलेज सिस्टम वर्टिकल की मेंबर होना है और इम्प्लीमेंटेशन कमेटी में हूँ मैं, तो ये एक बहुत ही हर्ष का तो मोमेंट था ही था, परंतु ये हैरान और चकित करने वाला इसलिए था कि दूर दूर तक शायद मेरा रेफरेंस उस वर्टिकल के लिए नहीं हो सकता था। With my kind of background, my qualification and my training, I would have been the last person to be chosen. But I don't know who had initiated my name, and I became part of the vertical called Indian Knowledge System and its implementation. And there are various rounds of discussions and debates which have happened. तो बात यहाँ नहीं ख़त्म होती है, ये पिछले साल की बात है। 2019 एंड और 2020 की बिगिनिंग में, पर जब मनीष सर से मेरी मुलाकात हुई पहली बार, इस सेंटर के विषय में आपने मेरे से बात की और कहा कि AUD में इस तरह का हम आर्काइविंग और रिसर्च का काम करना चाहते हैं, तो सर ने सबसे पहले इसका इंटरेस्ट हमारे यूनिवर्सिटी में जताया। तो बातचीत होते हुए ये सेंटर का रूप लेती चली गई और ये सारा, लेट मी कन्फेस हियर, कि आज ये सेंटर जिस भी फॉर्म में, जिस भी फॉर्मेट में हमारे सामने है, आइडिएशन से लेकर के यहाँ तक जो पहुँचा है वो सिर्फ और सिर्फ मनीष सर की वजह से है। लेट्स गिव फाइनेंशियल सपोर्ट गवर्नमेंट्स करती हैं और फाइनेंशियल सपोर्ट में हमें 10 CR भी मिला गवर्नमेंट की तरफ से। इसके अलावा जब भी सर से मुलाकात होती है, बातचीत होती है सेंटर के प्रोग्रेस के बारे में और यहाँ क्या क्या काम हो रहा है उसके बारे में, सर टाइम टू टाइम हमारे से कंसल्ट करते हैं, हमें बताते रहते हैं, गाइड भी करते हैं।
सर आपको बताना चाहूँगी कि सेंटर में अब हमने 9 रिसर्च असिस्टेंट्स रखे हैं, एसोसिएट्स रखे हैं जो काम कर रहे हैं और फुल टाइम दे आर वर्किंग ऑन इट। और यहाँ पे आर्काइविंग का, रिसर्च का, अपना ट्रांसलेशन वर्क का और बहुत सारा रिसर्च जो पास्ट में हुआ और जो होना चाहिए उस पर भी हमारी सेंटर काम कर रहा है। और डिबेट और डिस्कशंस के थ्रू भारतीय परंपराओं पे किस तरह से फोकस किया जा सकता है, इस पे भी हमारे यहाँ पे काम हो रहा है। और जब मैं ये कह रही हूँ काम हो रहा है तो पिछले 6 महीने में, अभय जी ने बिल्कुल सही कहा, पिछले 6 महीने में मेरे ख्याल अभय जी ने एक भी मोमेंट खोया नहीं होगा जब इन्होंने सेंटर के लिए काम नहीं कहा। बहुत ही शिद्दत से सेंटर पे सब लोग जुड़े हुए हैं और हम अपना एक पोर्टल बनाने जा रहे हैं जो पोर्टल पब्लिक डोमेन में जल्दी आ जाएगा। तो उस स्टेज पे है, मेरे 2-3 महीने में हम इसे कर पाएंगे। तो we'll have all the documents and all the material relating to the center which will be available to people worldwide. खाली यहाँ नहीं, worldwide people will be able to access that. तो सेंटर और पोर्टल दोनों का इनॉग्रेशन भी हम इकट्ठा करेंगे और मनीष सर के कर कमलों से ही करवाएंगे क्योंकि सर का ही ये कॉन्सेप्ट है। तो इस सब में जो है, जो रिसर्च टीम है हमारी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और इन्होंने कुछ ऐसे टॉपिक्स भी उठाए हैं जिन पे हमारी भारतीय परंपराओं का फ्यूचर क्या होना चाहिए और इनको किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं, ये सब बातें का भी फोकस है, इन सब चीज़ों का भी फोकस है। अभय जी टीम के लीडर हैं, इनको बहुत बहुत बधाई है और बहुत कंग्रेचुलेशंस टू प्रोफेसर अभय दुबे फॉर टेकिंग अप दी all the efforts to complete every bit of the agenda on time. आज का जो टॉपिक है चुप्पियों का षड्यंत्र, 18वीं और 19वीं सदी की भारतीय ज्ञान परंपराएं, ये इतना रेलेवेंट है कि हर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इस पे इतना फोकस है, ये इतना ज़्यादा रेलेवेंट है। भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति दोनों में ही ज्ञान का, विज्ञान का, विद्या का और दर्शन का एक मेन रोल रहा है। शायद यही रीज़न है कि हमारा एक लैंड ऑफ कॉन्शियसनेस कहलाता है। दुनिया भर में हमें ये मानते हैं कि भारत एक लैंड ऑफ कॉन्शियसनेस है। यहाँ लोगों में कुछ स्पेशल है, कुछ अलग है। साइकोलॉजी से क्योंकि मैं जुड़ी हुई हूँ तो एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिस्ट है कार्ल गुस्ताव यूंग। कार्ल गुस्ताव यूंग ने एक थ्योरी दी है कि ह्यूमन जो सोल होती है वो जब ट्रांसफ़र होती है तो उसका एक्सप्रेशन हमारे ब्रेन के थ्रू कलेक्टिव मेमोरी से होता है, कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस से होता है। तो वो कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस की जब खोज कर रहे थे, बहुत रिसर्च कर रहे थे, तो उन्हें भारतीय परंपराओं में ही जवाब मिला कि कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस, हम मर भी जाते हैं, जब हमारी आत्मा दोबारा जन्म लेती है तो वो कॉन्शियसनेस पास्ट का हमारा ट्रैवल करता है अनकॉन्शियस के फॉर्म में। तो वो भारत आए और यहाँ की बहुत सारे लोगों से मिले, पर उन्हें कहीं कोई एक ठोस ग्रुप ऑफ पीपल जो स्कॉलरली होते और उन्हें बताते कि ये जो आत्मा की बात जो हमारे परंपराओं में इतनी बात करते हैं उसके बारे में बहुत क्लियर नहीं बता पाए। तो वो कहने लगे कि मैं चाहता हूँ कि मेरा रिसर्च वर्क जो हो वो भारत में हो, क्योंकि इसकी सोच बूझ समझ जो है यही की है। पर उन्होंने ये कॉन्सेप्ट हमारे से कॉपी नहीं किया था, वो अपनी रिसर्च के बेसिस पे ये सब बात करते थे। हमारा इतना गौरवशाली इतिहास रहा, इतनी परंपराएं अच्छी रही, सभ्यता संस्कृति इतनी एडवांस रही, फिर भी हम इंडियननेस को छोड़ते चले जा रहे हैं। और इंडियननेस में हम एक प्राइड नहीं लेते हैं। अगर कोई धोती पहन लेता है तो हम ये मान लेते हैं और उस पर हंसने लग जाते हैं कि आज के टाइम में भी कोई धोती पहनता है। और अगर कोई केले के पत्ते में खाना खाता है, साउथ में आप जाएंगे केले के पत्तों में खाना सर्व होता है, तो हम ये मानते हैं तो बहुत ही ट्रेडिशनल और बैकवर्ड है। इसी तरह से जब हम हाथों से खाना खाते हैं,
ट्रेडिशनली हम हाथ से ही खाना खाया करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये बहुत ही गंवार है जो हाथों से खाना खाते हैं। तो हमारी इंडियननेस को अलग अलग तरह से नाम देना, अलग अलग तरह से इसको की परसेप्शन बनाने का काम किसने किया? कि कौन लोग थे जिन्होंने ये माना कि हाथ से खाना खाना बहुत बुरा है, धोती पहनना भी बहुत बुरा है। एक एग्जाम्पल बहुत ही कंटेम्प्रेरी मैं लेना चाहूँगी। भारत एक रेप कैपिटल है दुनिया का, ऐसी आज की परसेप्शन है। हर जगह से बात की जाती है, फैलाई जाती है, हमारे यहाँ फैलाई जाती है, बाहर शायद कम फैलाई जाती है। आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि टॉप की जो, मैं 2020 की सर्वे की बात कर रही हूँ, टॉप की जो 20 देश हैं जिनमें रेट ऑफ रेप बहुत हाई है, वो उनमें सब एडवांस कंट्रीज आती हैं, सभ्य समाज वाले देश आते हैं। हमारा नंबर 97 है। सिर्फ 100 कंट्रीज का सर्वे होता है हर साल, हमारा 97 नंबर है उसमें। तो ये परसेप्शन कहाँ से आता है? आई वुड लाइक टू क्विकली गिव द नेम्स। बोत्सवाना, लिसोथो, साउथ अफ्रीका, बर्मुडा एंड स्वीडन आर टॉप 5। 11th पे है रैंक ऑस्ट्रेलिया, 13th पे यूएस, 14th पे यूके, 16th पे न्यूजीलैंड, 27th पे फ्रांस, 42 पे जर्मनी एंड 50th पे स्विट्जरलैंड है। तो ये परसेप्शन हमारे भारतीय समाज के लिए या हमारे जो सोशल इश्यूज हैं उसके लिए कौन बनाता है? मेरे ख्याल में इस चुप्पियों के षड्यंत्र में इसकी भी बातचीत ज़रूर होनी चाहिए। आज का व्याख्यान मेरा नहीं है, इसलिए मैं लंबी बात नहीं करूँगी और सर ने जल्दी जाना है। कट शॉर्ट करते हुए इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी कारण है उन्हें हमें ज़रूर समझना चाहिए, और इस तरह के सेमिनार्स होते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उनमें इन चीज़ों पे ज़रूर फोकस करना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 95 जो बनी 95 में आई, आपको बड़ी हैरानी होगी ये जान के कि उसमें 11 टीम मेंबर्स थे, वो सब यंग बच्चे थे। उनमें से 10 बच्चे हमारे इंडिया के थे, मैं उनके नाम नहीं पढ़ना चाहूँगी, और 10 में से 9 भारत में पैदा हुए, गवर्नमेंट स्कूल्स या प्राइवेट के छोटे स्कूलों में पढ़े हुए, पहली बार एम्प्लॉयमेंट उनको इंटरनेशनल मिला, बाहर गए हुए। एक बच्चा उड़ीसा से था और टीम लीडर भी उन बच्चों में ही था। इन सब की एवरेज एज जो है वो 22 से 23 साल की थी, और ये बच्चे इंग्लिश नहीं बोल पाते थे। ये बच्चे बिल्कुल ट्रेडिशनल थे, बिल्कुल कन्वेंशनल थे, बहुत ही रिलीजियस हैं। रिलीजियस हैं मतलब अभी भी हैं, इसलिए रिलीजियस हैं, और बहुत ही भारतीय परंपरा को मानने वाले हैं। उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट बनाया। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय परंपराएं जो हैं वो साइंटिफिक टेम्पर के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है। साइंटिफिक टेम्पर एक अलग इशू है। वेस्ट ने एक मिसकंसेप्शन बनाया कि साइंटिफिक टेम्पर का मतलब है लैब टेस्टिंग, और जो एक्सपेरिमेंटली नहीं प्रूव हो सकता वो सच नहीं है, जो बिल्कुल गलत सोच है। हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, हम समझते हैं, समझबूझ रखते हैं, वो भी साइंटिफिक है। तो हमें ये सोच भी बदलनी है। ऐसे कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार्स में इन सब चीज़ों की भी डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। रामधारी सिंह दिनकर की कुछ कविताएं जो आप सबको पता है, मैं सिर्फ रिपीट करना चाहूँगी। समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू वंस अगेन। पिछले साल की शुरुआत में जब मनीष जी से मेरी अनौपचारिक मुलाकातें हुआ करती थी, तब मैं उनसे बात करता था और अनुरोध करता था कि मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, मैं एक रिसर्च प्रोजेक्ट चलाने के बारे में सोच रहा हूँ, आप जरा इसको देखिए। तो एक दिल्ली का उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, तो मैं हमेशा सोचता था कि इनके पास इतनी व्यस्तताएं हैं,
काम की इतनी आपाधापी है और मैं जो बातें कह रहा हूँ पता नहीं वो पहुँच भी रही हैं वहाँ की नहीं पहुँच रही हैं जहाँ मैं पहुँचाना चाहता हूँ। लेकिन उस दिन मुझे सुखद आश्चर्य हुआ जब मनीष जी की तरफ से फ़ोन आया तो उन्होंने कहा कि आप जो 3-4 पन्ने मुझे लिख के दे गए थे, आइए उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो मैं गया और मनीष जी से चर्चा हुई। उसके बाद में प्रोफेसर लाठर के साथ मुलाकात हुई और उसके बाद फिर मैं अम्बेडकर यूनिवर्सिटी पहुंचा। वहाँ सबसे पहले मेरी नज़र अपने मित्र प्रोफेसर सत्यकीर्त सांकर तो पड़ी, जिन्हें मैं पहले से जानता था अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में। शायद सबसे पहले मैं उन्हीं से परिचित था, जो कि साहित्य अध्ययन पीठ के डीन हैं। और फिर डॉक्टर मलिक से मुलाकात हुई, दिनेश जी से मुलाकात हुई, राजीव तलवार जी से मुलाकात हुई, विपुल जी से मुलाकात हुई। और धीरे धीरे करके मुझे लगा कि मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ सब लोग चाहते हैं कि रिसर्च परियोजना परवान चढ़े। इसके लिए मैं सभी साथियों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और मैं मनीष जी का विशेष रूप से शुक्र करता हूँ। पहले से ही ये अनूठी और असाधारण किस्म का एक विशाल और बहुमुखी परियोजना चल रही है। अभी इसके बिल्कुल शुरुआती कदम है, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि अगर इसे हम 4-5 साल तक चला पाए तो निश्चित रूप से विचारों के विमर्श के उपनिवेशीकरण की दिशा में कुछ न कुछ कर दिखाएगी। अब मैं आदरणीय मनीष जी से अनुरोध करूंगा कि वे इस प्रथम देशिक व्याख्यान का उद्घाटन करें, जो कि आदरणीय धर्मपाल जी की स्मृति में हो रहा है, और कुछ अपने शब्द भी करें। मनीष जी। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी। आपके सारे शब्दों के लिए एक ही शब्द है, धन्यवाद। और यहाँ पर उपस्थित सभी विद्वजन, विशेषकर मंच पर उपस्थित आचार्य प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर मैडम मनोज सिंह लाठर जी, नितिन जी, मैं समझता हूँ कि हम सब राधा वल्लभ जी को उनके गहन चिंतन के आलोक में सुनने को इकट्ठा हुए हैं, पर सरकारी कार्यक्रमों में रस्म अदायगी भी बड़ी लंबी हो जाती है, पर उसका संदर्भ भी है। जैसा अभय जी ने जिक्र किया, तो ये मैं इस चीज़ को अपने देश के लिए थोड़ा सा दुर्भाग्य ही मानता हूँ कि चिंतन के मसले पर हमारे देश की राजनीति कलियां काट लेती है, बगल से निकल जाती है। ये बता दो भाई, ये भाषा अध्ययन विभाग आप बनाओगे, देशिक परियोजना बनाओगे, उससे वोट कितना मिलेगा? सफल राजनेता दो चीजें ढूंढता है, सफल और करप्ट नेता हो तो पैसे भी ढूंढ लेता है, सफल हो तो ये ढूंढता है भाई ये बता दो वोट कितना मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि इसीलिए शिक्षा पे हमारे देश में काम नहीं हो पाया, क्योंकि शिक्षा वोट नहीं देती है। नोट की संभावनाएं लोग ढूंढ लेते हैं कहीं कहीं से, मिड डे मील में कमीशन खाने से लेकर, लेकिन मैंने तो सुना यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार, यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रेशन तक में और प्राइवेट स्कूलों के रजिस्ट्रेशन तक में, कल ही मैं पढ़ रहा था, किसी ने प्रधानमंत्री जी को लिखा है कि भाई आपकी एक चुनी हुई सरकार बड़े पैसे मांग रही है, पर फिर भी मूल रूप से शिक्षा को गवर्नमेंट के उन विभागों में से, उन क्षेत्रों में से माना जाता है जहाँ पैसा वैसा नहीं है। पर मुझे लगता है कि देश का अगर निर्माण करना है, देश और समाज को खड़ा करना है, तो शिक्षा से बढ़िया डिपार्टमेंट नहीं है। और ये मैं पिछले 7 साल के अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, जो थोड़ी बहुत समाज की या शिक्षा की अपनी समझ है उसके आधार पर कह रहा हूँ। और इसमें भी मेरा अपना आकलन ये है, अपने अनुभव के आधार पर ही, कि कोई भी समाज या कोई भी देश अपने धरातल पे किस मजबूती के साथ खड़ा होगा वो स्कूल तय करते हैं, और उसके बाद किस ऊंचाई तक जाएगा वो यूनिवर्सिटीज तय करती है। तो आज हम अपने देश में हमारा धरातल जितना कमजोर या जितना मजबूत है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर रहा, अपना सब आकलन करें, अच्छा लगे तो बहुत अच्छा, स्कूलों को धन्यवाद करें। अपने धरातल में, अपने आधार में कहीं कमजोरी दिखती है, हमारा बेस हमको कहीं कमजोर दिखता है, हम लुढ़कते पुढ़कते एक समाज के रूप में दिखते हैं जो व्हाट्सएप जैसी यूनिवर्सिटी से भी लुढ़क जाता है, तो फिर मान लें कि हमारी स्कूल कमजोर है। दूसरा, ऊंचाई हम तय करते हैं यूनिवर्सिटी से। आज भारत जहाँ है, आज अमेरिका जहाँ है, आज यूरोप जहाँ है, जापान जहाँ है, तरक्की की जिन ऊंचाइयों पे, चिंतन और सोच की जिन ऊंचाइयों पे, जनता में जो विमर्श है उसकी ऊंचाइयों पे जहाँ खड़ा है, वो यूनिवर्सिटी तय करती है। ये मेरा एक मोटा
आकलन शिक्षा मंत्री के रूप में मैं कोई शिक्षाविद नहीं हूँ, इसलिए बहुत रिसर्च करके वो सब नहीं देता हूँ। अपनी समझ के आधार पे जो काम करता रहता हूँ और जो समझता रहता हूँ चीज़ों को, उनके आधार पे बात कर रहा हूँ। जब अभय जी ने प्रपोजल दिया कि हमें अपनी यूनिवर्सिटी में इस तरह का डिपार्टमेंट बना के भारतीय भाषाओं पे, भारतीय ज्ञान परंपरा पे और विशिष्ट देशज भाषाओं में काम करना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी में तो बहुत लोग बहुत काम करते हैं और आजकल इंटरनेट की, गूगल की सुविधा होने के बाद कॉपी पेस्ट भी बहुत करते हैं, तो उस समय मूल काम हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और ये मेरी भी रुचि का काम है। खासतौर से जब इन्होंने बताया कि भारतीय ज्ञान और उस पूरे चिंतन को हम उस पर रिसर्च करके और लोगों को भारतीय भाषाओं में, विशेषकर हिंदी में कम से कम उपलब्ध कराना चाहते हैं, तो मुझे लगा, क्योंकि मैं पत्रकारिता के दौरान से लेके फिर सामाजिक आंदोलनों के दौरान से लेके और अब तक जितना भी समय मुझे मिलता है, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ, अपने काम के लिए भी और अपनी समझ के लिए। बड़ा आश्चर्य है कि मैं जब शिक्षा मंत्री के रूप में काम करने लगा तो मैंने सोचा भारत में शिक्षा पे जो काम हुआ है उसको ठीक से पढ़ा जाए, फिनलैंड का नंबर 1 कहते हैं उसको ठीक से पढ़ा जाए, अमेरिका कहाँ से कहाँ पहुँचा उसके शिक्षा व्यवस्था को पढ़ लिया जाए, अंग्रेज हम कहते हैं जी मैकाले छोड़ के गए, ऐसा छोड़ के गए, अभी हम वैसे खड़े हैं, तो अंग्रेज कहाँ पहुँच गए उनको देख लिया जाए। तो मैंने देखा कि जो कुछ उपलब्ध है वो अंग्रेजी में उपलब्ध है, हिंदी में तो बहुत 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 कम कहीं उपलब्ध है, और उसमें भी आत्मश्लाघा बहुत है, उसका वैज्ञानिक विश्लेषण तो बहुत ही कम है। तो मुझे और अच्छा लगा आपका प्रपोजल। फिर इस क्रम में सब आगे चल ही रहा है, तो इन्होंने जिक्र किया कि धर्मपाल जी की स्मृति में प्रोफेसर राधा वल्लभ त्रिपाठी जी का एक व्याख्यानमाला शुरू कर रहे हैं, जिसमें प्रोफेसर साहब बोलेंगे, आचार्य जी बोलेंगे। तो दोनों ही मेरे लिए बहुत सम्मानित हैं, प्रोफेसर राधा वल्लभ जी के और साथ साथ धर्मपाल जी के। धर्मपाल जी के बारे में क्योंकि हमने पुष्पार्पण करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है, और मैं समझता हूँ कि धर्मपाल जी से मेरा परिचय उनकी किताबों के माध्यम से ही हुआ, और वस्तुतः धर्मपाल जी से नहीं हुआ, भारत से हुआ, पुराने भारत से, उस समय के भारत से जिसके बारे में सुनते हैं बहुत महान था या बहुत खराब था, उसका एक बहुत अच्छा विशुद्ध वैज्ञानिक विश्लेषण मुझे पढ़ने को मिला। और जब सरकार में आए तो मेरे लिए वो जानकारी, वो सूचनाएं, वो तथ्य और वो विश्लेषण, उनकी पूरा अनुसंधान बहुत इम्पोर्टेंट होता चला गया, क्योंकि शिक्षा मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला। तो उनकी जो बुक है ब्यूटीफुल ट्री, उसमें उन्होंने जितना लिखा है, मुझे लगता है अगर उसको पढ़ ले, मतलब हम दिल्ली में क्या कर रहे हैं कोई जाने ना जाने, लेकिन ब्यूटीफुल ट्री देश के हर एजुकेशनिस्ट को, हर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर को पढ़नी चाहिए, तभी समझ में आएगा कि हमको जाना कहाँ है, हमारा आधार क्या है। तो भारत का पंचायती व्यवस्था कैसी थी, भारत के स्कूल सिस्टम कैसे थे, तो मद्रास रेजिडेंसी में स्कूल सिस्टम कैसे थे, उन्होंने जितना बढ़िया व्याख्यान एक एक चीज़ पे किया है, मुझे लगता है देश के हर शिक्षा मंत्री को, शिक्षा सचिव को, शिक्षा निदेशक को, टीचर्स को उनके प्रोग्राम में ये सब शामिल होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उसी से फिर पता चलेगा कि गलती कहाँ हो। कहने के लिए हम कह सकते हैं अपने अपने राजनीतिक प्लेटफॉर्म्स के हिसाब से कि फलाने नेता ने गलती की, फलाने दौर में फलाने नेता ने गलती की, लेकिन अगर हम धर्मपाल जी को पढ़ लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा गलती कहाँ हुई। गलती सामूहिक रूप से हुई है, और मूल रूप से गलती हुई है कि हमने शिक्षा पे अपने को आगे नहीं बढ़ाया। हम थोड़ा वेस्ट से प्रभावित हो गए, इसके बहुत सारे कारण हैं, उसमें से एक बड़ा कारण यह है कि जिसपे आज प्रोफेसर राधा वल्लभ जी जिक्र करेंगे, और अनुश्री लाटरी जी ने भी थोड़ा सा उसको हाईलाइट किया। फिर से मेरा आकलन है, आप सहमत हो सकते हैं, पर आज जब इस संदर्भ में चर्चा करते हैं तो मुझे लगता है मैं अपना व्यू पॉइंट रख सकता हूँ यहाँ, कि हमारे शून्य की खोज हमने की, और उसके बाद हमने आरती उतारी शून्य की खोज करने वालों की। वेस्टर्न साइंटिफिक एटीट्यूड जिसको हम रखते हैं, उसमें उन्होंने खोजा और अगली पीढ़ी को कहा कि हमने जो खोजा है वो अधूरा है, हमें पहले गलत साबित करो और इससे आगे की खोज करता हूं। और हमने कहा भाई देखो हमने खोज लिया है, इसके बाद ज्यादा बकल करने की जरूरत नहीं है, जो हमको पता है उससे ज्यादा जान के दिखाओ, उससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, उससे कुछ ज्यादा होता नहीं, चुप बैठो, हमारे बाप दादा ने जो सिद्ध कर दिया उससे ज्यादा बोलना नहीं है।
और गलती से किसी ने पूछ लिया तो बोल दिया कि अपमान कर रहे हो हमारे ज्ञान का। पश्चिमी सिस्टम में, जिसको हम पश्चिमी सिस्टम कहते हैं, व्यवस्था कहते हैं, वहां ज्ञान परंपरा में वहां उन्होंने स्पेस दिया, खासतौर से जिसके लिए वो जाने ना रहे। मैं उनके मनोविज्ञान की बात नहीं कर रहा, मैं उनके दर्शन की बात नहीं कर रहा, मैं उनके विशुद्ध भौतिक विज्ञान की बात कर रहा हूँ, उनके मैथमेटिक्स, उनकी केमिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। उन्होंने अपनी लैब में खड़े होकर हर बच्चे को कहा, आओ बेटा हमारे फलाने साइंटिस्ट भी कह के गए हैं, देख लो, बता दो, गलत होगा तो हम लिख देंगे कि गलत था। अगली पीढ़ी को ये पढ़ाना कर देंगे कि हमको 200 साल पहले जो हमारा वैज्ञानिक कह के गया था गलत था, और हम तुमको वैज्ञानिक मान के अगला पढ़ाना चाहते हैं। और हमने अपने को कहा कि जिस आदमी ने वो ज्ञान दिया था उसकी फोटो लगा के अगर नहीं पूछा ना तो तुमको ये ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता। यहाँ मुझे लगता है एक सबसे बड़ी गलती हम कर गए अपनी भारतीय परंपरा। कमी हमारे पास नहीं थी, बहुत शानदार ज्ञान रहा है। मतलब मैं सोचता हूँ कि आज हम वो हिस्ट्री 101 करके एक नेटफ्लिक्स पे डॉक्यूमेंट्री आई है, सीरीज है, आप में से हो सकता है कुछ लोग देख रहे हैं। उसमें बताते हैं कैसे हमने जीपीएस खोजना शुरू किया, कैसे हमने मैं सोचता हूँ कि हम लोग क्या जीपीएस वीपीएस हम यहाँ बैठ के सोच लेते थे, अच्छा वो इतनी दूर है, यहाँ से तय कर लेते थे उसका वो मैथमेटिक्स का कैलकुलेशन आर्यभट्ट से लेके, और सब लोगों ने शून्य की खोज कर ली। तो कहीं तो कुछ था, पर हम उसकी पूजा करने में लग गए जो हमारे पास उपलब्ध था। पूजा करने की जगह हमने उसका वैज्ञानिक विश्लेषण नहीं किया और अगली पीढ़ी को केवल मानने पे जोर दिया, जानने पे जोर नहीं दिया। ये हमसे गलती हुई। ये हमारी आजादी के भारत के बाद की ज्ञान परंपरा की सबसे बड़ी गलती मानता हूँ। और उसको आप षड्यंत्र कह लें, उसको गलती कह लें, उसको जैसा आज का टॉपिक है चुप्पी कह लें, क्योंकि हमें लग रहा था कि यार हमें तो इस पे दुकान चलानी है अपने ज्ञान पे, हमें अपने ज्ञान को आगे थोड़ी बढ़ाना है। इस पे हम चूक गए कहीं ना कहीं। मेरी कोशिश बहुत, मैं भी राजनीति में हूँ और राजनीति में शिक्षा पे काम करने का स्पेस बहुत कम है, और जब आप शिक्षा पे काम करते हैं तो उसमें भी इस तरह के काम का स्पेस तो और भी कम है। पर फिर भी मैं स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ इसका एक स्पेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। पर जिस सीढ़ी पे खड़े हैं उससे अगली सीढ़ी की ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस दावे में नहीं हूँ कि साहब 5वीं सीढ़ी पे खड़े हैं और हम पूरे छत पे पूरे फ्लोर की बात कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। पर अगर हम दिशा भी ठीक पकड़ लेंगे और इस तरह यूनिवर्सिटीज में ये कार्यक्रम और बहुत सारे होने लगे तो यूनिवर्सिटीज के सभी प्रोफेसर्स के चिंतन में आएगा, बच्चों के चिंतन में आएगा, जनरेशंस के चिंतन में आएगा, तो शायद फिर किसी ड्राइंग रूम के डिस्कशन में भी आएगा, शायद फिर किसी नुक्कड़ सभा के डिस्कशन में भी आएगा। वो इसीलिए मैंने कहा कि वो यूनिवर्सिटी से निकलेगा, वो यहाँ से कहीं से उससे नहीं निकलेगा। यूनिवर्सिटीज काम को कर रही है। मुझे गर्व है कि दिल्ली सरकार की अधीन स्थापित एक यूनिवर्सिटी कर रही है, इसलिए मैं भी इस बात पे गर्व महसूस करता हूँ। पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस आयोजन के लिए। और आज पहला है, मैं उम्मीद करूँगा कि आने वाले समय में इसका सार्थकता, इसकी उपयोगिता पे भी हम ध्यान देंगे, क्योंकि आजकल लोग ना कुछ को इतना सार्थक और इतना उपयोगी बना के पैक करके बेच देते हैं कि उसके बाद सार्थक और उपयोगी जो है वो पीछे कहीं छूट जाते हैं। तो मैं यूनिवर्सिटी से खासतौर से ये भी अपेक्षा करूँगा कि जब इस तरह के सारगर्भित कार्यक्रम हों तो उनको अच्छे से पैक करके कितना यूजफुल है उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए भी जो कनॉट प्लेस में पिज़्ज़ा खाने आ रहा है, और उस महिला के लिए भी जो अपने बच्चों को किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना देख रही है, इसका सपना देख रही है, उसके एडमिशन के लिए झक मार रही है, वहाँ तक सबके लिए, उनके लिए कितना सार्थक और कितना उपयोगी है। अगर हम उस दिशा में भी थोड़ा काम करें वो बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए नहीं कि मैं पैकेजिंग और मार्केटिंग का कोई बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ, बल्कि इसलिए कि ज़रूरत है, वरना फिर ये हमारा कुछ बुद्धिजीवियों के बीच का आपस का गहन चिंतन बन के रह जाएगा। अगर इसको यूनिवर्सिटी ही वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से निकल के जा सकता है और कहीं नहीं हो सकता, और यूनिवर्सिटी के प्लेटफॉर्म से अगर इसको जनमानस में, जन सामान्य के बीच में, लोगों के ड्राइंग रूम में, लोगों के बोर्ड रूम में, लोगों की आपस की गपशप में ले जाना है तो फिर इसको ठीक से पैक भी करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है मेरा अनुभव, मेरे अपने कुछ प्रेजुडाइज मेरी बातचीत में शामिल रहे हों, बट फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, और आयोजन के लिए पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। इसके व्यवहारिक नतीजे निकल सकते, इसमें दिखाई पड़ेगा कि रिसर्च हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल कुछ दार्शनिक किस्म की विमर्शी गतिविधियां करेंगे, केवल कुछ बुद्धिजीवी बैठ के आपस में बहस करेंगे, वो तो हम करेंगे ही, वो तो इसका मर्म है, वो तो जरूर करेंगे और बार बार करेंगे।
लेकिन इसके साथ में इसका एक डिजिटल आर्काइव बनेगा, जो इसका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम। उस डिजिटल आर्काइव में अंग्रेजों के भारत में आने से पहले किस प्रकार से हमारी शिक्षा व्यवस्था काम करती थी, ज्ञान रचना की पद्धतियाँ क्या थीं, लोग किस तरीके से सोचते थे, संस्कृत की ज्ञान परंपरा किस प्रकार की थी, फारसी की ज्ञान परंपरा किस प्रकार की थी, अन्य भारतीय भाषाओं की ज्ञान परंपरा किस प्रकार की थी, उनके बीच में कैसे अन्योन्य क्रिया होती थी, चीज़ें किस तरह चलती थी। ये सारी चीज़ें उस डिजिटल आर्काइव में आपको दिखाई पड़ेगी, जो सभी के लिए उपलब्ध होगा। कोई जो आप बहुत से लोग जो अनुसंधान करते हैं वो JSTOR देखते हैं, प्रोजेक्ट न्यूज़ देखते हैं, archive.org देखते हैं, एक इस किस्म का एक डिजिटल आर्काइव बनेगा। बहुत ही जल्दी हम अपनी पत्रिकाएं निकालनी शुरू करेंगे, जो हिंदी में भी होगी, और हिंदी में जब वो स्थापित हो जाएगी तो हम अंग्रेजी में भी अपनी पत्रिका निकालेंगे। तो जो हो रहा है, जो रिसर्च हो रही होगी, वो रिसर्च लोगों को दिखाई पड़ेगी, उस रिसर्च को लोग स्पर्श कर सकेंगे, बौद्धिक रूप से और शारीरिक रूप से भी रिसर्च को स्पर्श करेंगे। ये है इस पूरे प्रोग्राम की डिजाइन। अब मैं मनीष जी, सामाजिकरण होता है वो राजनीति के जरिए होता है, राजनीतिकरण के जरिए होता है। तो दिल्ली की राजनीति जिस तरह चल रही है, तो मनीष जी की कुछ विशेष आपात किस्म की राजनीतिक व्यस्तताएं हैं, उनके जरिए, उनके कारण वो यहाँ पर नहीं ठहर पाएंगे। तो मैं उन्हें फिर से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ और मैं उनका कृतज्ञ हूँ कि अपने व्यस्त समय में से यहाँ पर आए। और मैं प्रोफेसर अनु सिंह लाठर से अनुरोध करूँगा कि वो मनीष जी का दोस्तों, मैं इतना योग्य नहीं हूँ कि आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी का आपको परिचय दे सकूँ। इसलिए इस मौके पे मैं उन्हीं के शब्दों का प्रयोग करके उनके बारे में कुछ कहने का प्रयास करूँगा। यहाँ मेरे मित्र बलराम शुक्ल मौजूद हैं और जैसे ही वे इन शब्दों को सुनेंगे उन्हें याद आ जाएगा कि उन्होंने कब राधा वल्लभ जी से उनके बारे में ये प्रश्न पूछा था। इसके उत्तर में राधा वल्लभ जी ने भरतहरि के कथन का उल्लेख करते हुए कहा था, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। हमने तप नहीं किया बल्कि तप ने हमें तपा दिया। राधा वल्लभ जी ने अपने बारे में बोलते हुए आगे कहा था, वर्कहोलिक व्यक्ति की यह नियति कदाचित है कि काम वह नहीं करता, काम उसे कराता रहता है। इसी को चाहूं तो गर्मामय रूप में कह सकता हूं कि प्रभु ने मुझसे मेरा काम करा लिया है। मैंने कुछ नहीं किया, मुझे अपना कैरियर इसमें बनाना है, इस दृष्टि से मैंने योजना पूर्वक ऐसे कार्यों को शुरू नहीं किया था। लेकिन अगर मैं अपने आप को उससे अलग रखकर सोचूं कि ये काम मैंने क्यों किया, जो सामान्यतः संस्कृत के लोग करने का नहीं सोचते, तो मुझे लगता है कि जिस तरह मेरी जीवन धारा रही उसमें उसका योगदान है। मैं विज्ञान का विद्यार्थी रहा, सामान्य प्रचलन के विपरीत मैंने अपनी इच्छा से संस्कृत पढ़ी थी। विज्ञान में भी मेरा अच्छा कैरियर था, लेकिन उसके बावजूद मैंने संस्कृत इसलिए चुनी कि यहाँ मैं अपने संपूर्ण विद्रोह के साथ खड़ा हो सकूंगा। काशी की जो जाज्वल्यमान पांडित्य परंपरा है, उसके सामने खड़ा होकर, चाहे मैं कितना भी अदना लगूं, उसके रूबरू खड़े होकर मैं उसको पूरी तरीके से जान सकता हूँ। इन कुछ शब्दों के साथ मैं आचार्य प्रवर से अनुरोध करूंगा कि वे अपने व्याख्यान से हमें लाभान्वित करें। आदरणीय प्रोफेसर अनु सिंह, अभय जी, नितिन मलिक जी, मेरे सामने विराजमान सभी सुधीजन, न्यायमूर्ति शबीउल हसनैनी साहब, राम जी, अरुण जी, दो अरुण जी हैं मेरे ख्याल में यहाँ, एक प्रकाशक भी हैं, और भी बहुत ही जिसको हमारे समाज के सचेत वर्ग से आए हुए लोग, वो सब यहाँ हैं। मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित अनुभव करता हूँ कि मुझे देशिक की ओर से आयोजित होने वाले धर्मपाल स्मृति व्याख्यान के प्रथम व्याख्यान में आपके बीच उपस्थित होकर कुछ कहने का अवसर मिला। आप मुझे क्षमा करेंगे कि मैं यहाँ बैठ कर के
बोल रहा हूँ, और मेरी उम्र का लिहाज करके आप क्षमा कर देंगे। शायद सबसे बूढ़ा आदमी मैं यहाँ इस पूरे मजमे में मैं ही हूँ, और अब धीरे धीरे घुटने बोलने लग गए हैं। मैं ज़्यादा नहीं कष्ट देना चाहता। शरीर के साथ मैंने अत्याचार बहुत किए बचपन से लगाकर अब तक। अब शरीर भी कुछ कहने लगा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इत्मीनान से बैठ कर के और बातचीत कर सकूँ। और अभय जी ने कहा है कि 1 घंटे आप बोल सकते हैं, तो उतनी देर आप कम से कम मुझे बर्दाश्त कर लेंगे, लगभग 5 बजे तक। सबसे पहले तो मैं धर्मपाल जी के प्रति अपनी हार्दिक आदर भावना व्यक्त करता हूँ। यह बाद का शायद चित्र है, आपने तो बहुत सुंदर चित्र उनका, वो कुछ पहले का चित्र होगा। हम लोगों ने उनको 90 के जब हो चुके थे तब शायद देखा। और जाहिर है कि कुछ लोग ऐसे हैं हम लोगों के बीच में जिन पर धर्मपाल जी का बहुत प्रभाव आया। और धर्मपाल जी, जैसा कि मनीष जी कह गए कि धर्मपाल जी ने हमको बताया कि भारत को कैसे समझा जाए, खास तौर से हमारे साथ क्या कर दिया गया। जो उन्होंने सवाल किया था वो बार बार मेरे दिमाग में, जब से मैंने किताब उनकी पढ़ी, भारत का स्वधर्म, पतली सी किताबें भी उनकी कुछ मेरे पास थी, और वो 10 खंड उनके जो निकले हैं वो भी मैंने उल्टे पुल्टे। तो जो उन्होंने सवाल उठाया कि हम किसके दिए हुए समय में रह रहे हैं और हमसे हमारा समय छीन लिया गया है, और रह करके गूंजता रहा है इतने सालों में। और यह धर्मपाल जी जो काम कर गए हैं उसी का कुछ अनुषंग आप कह सकते हैं, जो कुछ भी मैं कहूँगा। धर्मपाल जी पर भी चुप्पी क्यों साधी जाती है, यह भी एक सवाल मेरे मन में रहा जब मैं चुप्पियों के षड्यंत्रों पर बात करने जा रहा हूँ। क्योंकि मैं शिमला में था, तो वहाँ जब मैं था उस समय वीकली प्रेजेंटेशंस होते थे और फिलॉसफी के लोग ज़्यादा थे, उसी के अंग हैं। तो यह दुर्भाग्य हमारा है कि उनकी किताब को बहुत सराहते हैं लोग गदगद होकर कि क्या लिख दिया, देखिए भाषण में कि वंडर दैट व्हाट लिख दिया। मुझे उस किताब के शीर्षक से ही थोड़ी सी चिढ़ होती है, उसके तीनों शब्दों से मुझे चिढ़ होती है। एक तो वंडर वो कह रहे हैं, वो वाच कह रहे हैं, तो क्या मतलब है उनका? अजीबोगरीब कुछ था, आश्चर्य था, उस पर पूरा उनका ध्यान है। जो भारत है और अभी अभी रहा है उससे तो कोई मतलब नहीं। किसी ज़माने में था, किसी ज़माने में एक अजायब घर जैसा जो कुछ था, किसी ज़माने में जो एक म्यूजियम पीस के रूप में हम आज उसको देख करके आनंदित हो सकते हैं। जो मनीष जी ने कहा कि पुष्पक विमान भी था, वो भी था, वो सब आप बताइए और गदगद होते रहिए। वो एक वृत्ति है। मैं उसको इसी चुप्पी की साजिश का ही एक हिस्सा मानता हूँ कि आप बहुत कुछ दबाने के लिए, उस चुप्पी साधने के लिए एक अंबार खड़ा करते हैं और अपनी एक गलत ज्ञान मीमांसा, मिथ्या पर खड़ी हुई ज्ञान मीमांसा निर्मित करते हैं। हालांकि भाषण ने बहुत रिसर्च की है, बहुत सारी बातें उनकी पठनीय है, लेकिन वो अर्ध सत्य का कथन है। तो इसके भारत पर हम नहीं कहेंगे कुछ। हमारे लिए भारत वो भारत है जबकि मध्यकाल आरंभ नहीं हुआ, उसके पहले का भारत, वो भारत हमारा भारत है। मैक्स मुलर कहते थे कि मेरे सपनों का भारत। विलियम जोन्स के लिए, सारे जो पश्चिम के शारद पंडित हैं उन सब के लिए वो वेदों का, पुराणों का प्राचीन भारत। और अभी अभी जो निकलता चला गया है हमारे हाथ से पहले, जो मैं बार बार संस्कृत के छात्रों के, अध्यापकों के तो आप चकित होकर के आंखें फटी हुई शायद रह जाएगी कि ऐसा क्या हिंदुस्तान हो सकता था कि हमारी माँ कैसे दिया सलाई के बिना चूल्हा जला करके रखती थी और कैसे हम लोगों ने बिना बिजली के पढ़ाई की गाँव में रह करके। लेकिन वो बहुत अच्छा भारत हुआ करता था क्योंकि उसमें एक अलग तरह का स्फुरण था जो खो गया। अब जो मैंने कहा कि मध्यकाल पर चुप्पी साध लेते हैं, तो एक विद्वान है हमारे, बहुत आदरणीय हैं और बहुत अच्छे अध्येता हैं, शेल्डन पोलक, सभी उनके नाम से परिचित होंगे। उन्होंने ये बात कहना शुरू किया कि ये जो 12वीं, 13वीं, 14वीं शताब्दी के बाद की शताब्दियाँ हैं उनमें इनमें तो बहुत
महत्वपूर्ण ज्ञान मीमांसाएं हुई, और ये उन्हीं की डेथ ऑफ संस्कृत जो उनका प्रसिद्ध निबंध है, जिसका बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ है, उसी में ये वाक्य आते हैं जिसमें वो कहते हैं कि 1750 ईस्वी के स्वर्ण युग आपका है, जबकि पुष्पक विमान भी आपके पास था, आपने एटम बम भी बना लिया था और परिवार नियोजन भी कर लिया था, और आपने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी बोसोन थ्योरी भी आपने खोज ली थी, और एंटी बोसोन आई तो उसके बाद वो भी आपने खोज ली थी। अर्ध सभ्य जंगली आप होते चले गए हैं, इसीलिए पश्चिम को अधिकार है कि वो आपको बताए और राज करे आपके ऊपर। ये पूरे षड्यंत्र का खाका कुछ इस तरह का था। लेकिन शेल्डन पोलक साहब से भी मैं कहा कि ये स्वर्णयुग है, 1550 से 1650 ईस्वी की जो शताब्दी है, ये संस्कृत साहित्य का, ज्ञान मीमांसाओं का स्वर्णयुग है। बहुत प्रमाण उन्होंने दिए हैं इस बात को साबित करने के लिए। लेकिन इसके बाद का समय, जो धर्मपाल जिसके बारे में बात कर रहे हैं, कि 18वीं 19वीं 20वीं शताब्दी के शुरू का समय जो है, साहित्य बहुत बड़ा है, शेल्डन ने बहुत लिखा है। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा, उनकी लैंग्वेज ऑफ गॉड्स इन द वर्ल्ड ऑफ मैन किताब बहुत मोटी, और डेथ ऑफ संस्कृत उनका निबंध आदि। तो वे जो हमारे 50 साल 60 70 साल पहले के पंडित, उसके पहले के कुछ पंडित, उसके पहले की पीढ़ी के पंडित, उनका नाम क्यों नहीं लेते? मुझे लगता है वो तो बहुत कि आप वेद पुराण में क्या हो रहा था ये तो करते हैं, लेकिन आपके बाबा ने जो किया था उसके बारे में आपको पता नहीं, बाबा के बाबा ने जो काम किए उसके बारे में हमको पता नहीं। ये क्या दुर्भाग्य नहीं है हमारा? ये सवाल मेरा है। हल्फा वो ठीक है, लेकिन 18वीं 19वीं शताब्दी में केरल में गणित में नया हो रहा है, वो पाई को फिर से कैलकुलेट कर रहे हैं वहाँ के गणितज्ञ लोग, छोटे छोटे गाँव में रह करके। तो हम उस पर एक बार जो कह दिया गया, लीक हम बना दी गई हमारे संस्कृत में, यहाँ तक कि पंडितों में, काशी के पारंपरिक पंडितों में ये पैठ गई ये बात, और ये कॉलोनाइजेशन के दौरे पे हमारे दिमागों में बात बिठा दी गई थी। क्योंकि मैं सवाल करता रहा हूँ कि 18वीं शताब्दी के पहले क्या किसी आचार्य ने कहा कि क्षय हो गया हमारे शास्त्र चिंतन का? क्या किसी कवि ने, किसी आचार्य ने संस्कृत में 18वीं 19वीं शताब्दी के पहले ये कहा कि शास्त्र पद की परंपराएं क्षीण हो रही हैं? मैं उदाहरण देता हूँ कि वो कहते हैं कि कैसे फल फूल रही हैं, कैसे नए कवि आते चले जा रहे हैं, यही वो बार बार कहते हैं। हमारे यहाँ की भारवी हैं तो माघ हैं तो श्रीहर्ष ने उनसे ज़्यादा, श्रीहर्ष है तो रत्नाकर ने, और आगे। तो ये हमारे यहाँ सोच नहीं था, ये कैसे कब आ गया, और हमारे दिमाग में इस तरह से बैठ गया कि हमारा पुराना तो बढ़िया है। ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, लेकिन आप आसन अतीत को छोड़ देते हैं तो आप बीच की एक बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी काट दी आपने, और आपने अपने आप को काट दिया, क्योंकि आपके भीतर वो है, आपने अपनी आत्मा के एक हिस्से को काट दिया है, क्योंकि आप अपने प्रपितामह, अपने पितामह का जो हिस्सा है आपके भीतर, उसको आप काट देते हैं। तो और भी इस तरह के कई कारण हो सकते हैं। और एक उदाहरण मैं देता हूँ, अच्छी किताब मेरे 10 साल पहले मेरे देखने में आई, उसकी चर्चा मैंने की है। ये वाई.एस. शास्त्री जी हमारे अच्छे मित्र रहे, यज्ञेश्वर शास्त्री, तो उन्होंने ये ईशोपनिषद की 51 टीकाएं छापी। अब आप देखिए कि विलियम जोन्स हुए, मैक्समुलर हुए, उपनिषदों की क्या व्याख्या करते हैं कि वो अद्वैत वेदांत, और 51 टीकाएं जो उन्होंने छापी उसमें से 21 अद्वैत वेदांत परक हैं, 16 विशिष्टाद्वैत के आचार्यों की हैं, 12 माध्व के द्वैत वेदांत के आचार्यों की है, 1 निम्बार्क के द्वैताद्वैत दर्शन की है, 4 शुद्धाद्वैत जो वल्लभ का है, 1 चैतन्य महाप्रभु का जो दर्शन था गौड़ीय संप्रदाय उसके अनुसार है। स्वामीनारायण संप्रदाय तो 18वीं शताब्दी में आता है, उन्होंने बहुत शास्त्र बहुत अच्छा लिखा है। उन्होंने, जो स्वामीनारायण थे स्वयं बहुत बड़े शास्त्रज्ञ थे, और ब्रह्मसूत्र की नई व्याख्या भी उन्होंने लिखी, उस पर बहुत बड़ी परंपरा भी बनी। असहमति भले ही उससे हो, लेकिन वो उपनिषदों की टीका भी स्वामीनारायण संप्रदाय वाले भी करते हैं, आर्य समाज वाले भी करते हैं। और एक 51वीं टीका उन्होंने जोड़ी समाजवाद रहस्यम नाम से, जो वेंकटराव ने तेलुगु में लिखी थी, उसका संस्कृत में अनुवाद करा के उन्होंने कहा, उन्होंने स्वीकार किया कि आधुनिक समाजशास्त्री यदि कोई विचार करता है उपनिषद पर तो संस्कृत में हम उसको ले आएंगे। तो हमारी परंपरा तो ये है। तो ये जब कीथ बहुत बड़े प्रोफेसर हैं, बहुत विद्वान हैं, अच्छा उनकी किताबें अभी भी पढ़ी जाती हैं, एमए में संस्कृत साहित्य के इतिहास में।
हमने भी पढ़ी, उलट पुलट करके देखी थी, कीथ का संस्कृत साहित्य का इतिहास, क्योंकि हिंदी अनुवाद में भी मिलता है। तो अब बाद में जब मैंने देखा कि जो काम हो रहा है आगे, तो कीथ उसका उल्लेख नहीं करेंगे, क्योंकि जब कीथ लिख रहे हैं अपने संस्कृत साहित्य का इतिहास, उस समय संस्कृत में क्रांति पर कविताएं लिखी जा रही हैं, संस्कृत के पत्रिकाओं के संपादकों को जेल में डाला जा रहा है, अंग्रेजों के खिलाफ संस्कृत में लिखा जा रहा है। उसके बहुत सारे उदाहरण मैंने दिए, मेरी पुस्तक ही छप के आई है, स्वतंत्रता संग्राम और संस्कृत साहित्य, नवजागरण और स्वाधीनता संग्राम में संस्कृत का योगदान। तो विंटरलिस्ट जी भी उसी समय लिख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर। तो ये लोग क्यों उल्लेख करेंगे? वो अंग्रेज है, वो एडिनबरा यूनिवर्सिटी में रह करके हिस्ट्री लिख रहा है, उसका स्वार्थ जो है अंग्रेज के साथ में है, अंग्रेजी राज के साथ में है। वो ये क्यों बताएगा कि अंग्रेजों के खिलाफ इस भाषा में, साहित्य में बहुत कुछ हो रहा है, जिसका गुणगान में वेदों से लगा करके और कालिदास और भवभूति महान कवियों की सराहना कर रहा हूँ उस भाषा में। तो उसका इंटरेस्ट इसमें कि इसको मरी हुई मैं बताऊँ और इसमें नया कुछ नहीं हो रहा है मैं बताऊँ, तो ये वो इसी दृष्टि से इतिहास लिखेगा। तो ये जो इस सब की अनदेखी की गई कि हमारी साहित्य परंपराओं में जो परस्पर संवाद था कि महावीर प्रसाद द्विवेदी भारतीय हिंदू संस्कृत के पंडितों से और ज्ञान मीमांसाओं से कितना संवाद कर रहे हैं। जो मैं उदाहरण देता हूँ कि अप्पा शास्त्री राशि वडेकर परतंत्र भारत की दुर्दशा और स्वाधीनता की भावना को लेकर के बड़ी लंबी संस्कृत में कविता लिखते हैं और मैथिली शरण गुप्त उसका अनुवाद करते हैं, जो महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती में 1911 में छापते हैं। तो ये जो पूरा एक तरह की तेजस्वी परंपराएं थी हमारे कविता की भी, साहित्य की भी और ज्ञान मीमांसा की भी, उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं किया गया और उसको दरकिनार किया गया। बहुभाषिक संवाद की अनदेखी की गई इस कॉलोनियल सोच के अंतर्गत। जैसे गोपीनाथ कविराज बहुत बड़े दार्शनिक हैं, मेरी समझ से तो उनको विश्व के बड़े दार्शनिकों में माना जाना चाहिए, जिस तरह से उन्होंने पूरी शैव दर्शन की व्याख्या की। लेकिन उनको तो मॉडर्न फिलासफर्स में कोई मानेगा नहीं। रामावतार शर्मा जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनकी किताब जो संस्कृत में लिखी गई वो अगर अंग्रेजी में लिखी जाती तो उनको विटगेनस्टाइन और बर्ट्रैंड रसल के लेवल का फिलासफर माना जाता। लेकिन इन लोगों का संपर्क जो देशज भाषाओं की ज्ञान मीमांसा है उससे बड़ा सहज संपर्क इन लोगों का चला आ रहा है। ये गोपीनाथ कविराज, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो संस्कृत के भी पंडित हैं और हिंदी के अच्छे बड़े कहानीकार हैं जयपुर में, इनके अच्छे संपर्क में हैं और बहुत सारे भाषाओं के लेखकों के संपर्क में हैं, क्रांतिकारियों से उनके संपर्क हैं। अंबिकादत्त व्यास बहुत बड़े साहित्यकार संस्कृत के, भारतीय हिंदू मंडल में उनका बहुत संवाद होता रहा। तो ये पंडित, ये सब बहुत सारे उदाहरण मैंने दिए हैं कि अनेक जो बड़े पंडित हमारे हैं, महामहोपाध्याय उमेश मिश्र तो बहुत बड़े पंडित हैं, लेकिन वो मैथिली के साहित्यकार हैं। मैथिली में उन्होंने बहुत सारे नए ढंग के बहुत सुंदर काम किए, उपाख्यान मालिका उनकी मैथिली में किताब। तो ये साउथ में भी ये है। रामकृष्ण कवि हमारे यहाँ बहुत महान संपादक माने जाते हैं जिन्होंने कि कितने मैन्युस्क्रिप्ट छाप दिए। वो तेलुगु थाप उनको कहा जाता है, तेलुगु के पिता, तेलुगु साहित्य के, वो तेलुगु के साहित्यकार वो हैं। तो ये बहुभाषिक संवाद जो चला आ रहा था 18वीं-19वीं शताब्दी में, वो ओझल कर दिया गया हमारे मस्तिष्क से। और जो दूसरे पक्ष हो सकते थे उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। अब मैं छोड़ूंगा इसको कि आर्य लोग बाहर से आए कि यहीं के थे, इस पर अगर दूसरे पक्ष से प्रमाण आते हैं तो उसकी संभावनाएं खोलेगी, भारत को उसकी आत्मावस्थिति में ले जाने की संभावनाएं निर्मित करेगी। ये सारी ज्ञान मीमांसा पर जो चर्चा हम करते हैं, तो इसके स्रोत क्या हो सकते हैं जो कुछ ज्ञान मीमांसा है। तो 5 प्रकार मैंने सोचे। आजकल प्रेजेंटेशन में कुछ ऐसा अगर कर दें तो शायद कुछ ज़्यादा आकर्षक हो जाता है, ऐसा मुझे लगा कि आप कहिए कि 3 P's है, पॉपुलेशन, पाइपलाइन और वो, ये 3 P, भाई और बहनों, 3 P's पर ध्यान दीजिए, तो उसकी PP आप करते रहिए। तो ये 5 प्रकार हैं कि पंडित, पाठशालाएं, पीठ जो हमारे थे, मंदिर, मठ, विहार, पोथियाँ, प्रेस, इनसे हमारी ज्ञान मीमांसाएं कैसे पिछले 250 साल में बनी थी और अद्भुत ज्ञान मीमांसा हुई जो कि हम भूल गए, उस पर मैं थोड़ी सी चर्चा करूंगा। और जो भी ज्ञान मीमांसा बनी उस पर जो हमारे आधुनिक विद्वान भी यदि शोध करते हैं तो वो जो लोग उसको बना रहे थे उन पर बात नहीं करते हैं।
जैसे ओपी केजरीवाल, बहुत अच्छा काम उन्होंने किया, आपने भी उल्लेख किया है। जो एशियाटिक सोसाइटी पर उन्होंने 10 साल कलकत्ता में रह करके मेहनत से उन्होंने थीसिस लिखी, तो उसमें वो एशियाटिक सोसाइटी जिन्होंने शुरू की, विलियम जोन्स, विल्किंस, कोले ग्रुप, इन सब की खूब चर्चा वो करते हैं। लेकिन एशियाटिक सोसाइटी में तो फिर राजेंद्र लाल मित्र भी आए, और राजेंद्र लाल मित्र ने तो बहुत ध्वस्त किया पूरी जो पश्चिम की ज्ञान मीमांसा है उसको, और वो लोग जो कर रहे हैं उसके बारे में उन्होंने बहुत सवाल खड़े किए। बहुत प्रतिभाशाली और तेजस्वी विद्वान, उनकी चर्चा कोई क्यों नहीं करता। तो ये हम पश्चिम के लोगों की चर्चा करने लगते हैं कि उन्होंने हमारे बारे में कितना बता दिया, कितना काम कर दिया। हमारे पंडित उनको बता रहे थे, विलियम जोन्स ने तो संस्कृत पंडितों से ही तो सीखी थी, तो पंडित जो उनको बता रहे थे और पंडित जो ज्ञान मीमांसा निर्मित कर रहे थे, जिसकी वजह से विलियम जोन्स ने बड़ा अच्छा काम भी किया, तो उनकी चर्चा हम नहीं ज़्यादा करते, तो वो बैकग्राउंड में रह जाता है, वो मार्जिनलाइज हो जाता है। तो एक उदाहरण मैं संक्षेप में दूंगा 2 मिनट में, ये थोड़ा सा रोचक भी है। एक पट्टाभिराम शास्त्री थे, जो आप जानते होंगे, और भी संस्कृत के हमारे मित्र हैं, मीमांसा दर्शन के महान आचार्य हैं, जो मीमांसा दर्शन की सबसे बड़ी परंपरा रही, दक्षिण से चल के काशी में आई, चिन्ह स्वामी, और उनके ये शायद दामाद थे पट्टाभिराम शास्त्री, बहुत बड़े आचार्य मीमांसक रहे। तो वो नवजोत सिंह हमारे मित्र थे, अब तो नवजोत सिंह भी नहीं रहे दुर्भाग्य से, उनके बारे में भी कोई चर्चा नहीं करता। आप देखिए कि ये तो साइंटिस्ट थे और बहुत अच्छे टेक्नोक्रेट भी थे, लेकिन वो वैशेषिक दर्शन पर बहुत लग कर के काम कर रहे थे। तो अब जो वैशेषिक दर्शन पर काम कर रहे हैं जो लोग हमारे पंडित, वो नवजोत सिंह के बारे में नहीं जानते। नवजोत सिंह के देश विदेश की अच्छी पत्रिकाओं में, शोध पत्रिकाओं में वैशिष्टिक दर्शन को कैसे रिऑर्गेनाइज किया जा सकता है आधुनिक ज्ञान विज्ञान की तकनीक की दृष्टि से, इस पर बहुत सारे शोध पत्र उन्होंने प्रकाशित किए मूल ग्रंथों से पढ़ करके। तो वो चूँकि पीके मुखर्जी साहब से इनसे मिलते रहते थे, पंडितों से, हम लोगों से उनका संवाद होता था। नवजोत सिंह बहुत ही बढ़िया आदमी थे, तो पट्टाभिराम शास्त्री से मिले। नवजोत सिंह ने ही हमको किस्सा बताया था। तो पट्टाभिराम शास्त्री अपने, बहुत बड़ा उनका घर था, उसमें एक तखत पर एक बैठे हुए थे, और छोटे छोटे बच्चे उनके तखत पर आके कभी कुछ उधम मचा के चले जाते। तो पट्टाभिराम शास्त्री ने कहा कि ये जो पूरी हवेली है मेरे पास थी, मैं इसमें रहता था, मेरी पोतियाँ थी, फिर मेरे लड़के हो गए, उनकी मैंने शादियाँ की, तो वो भी इसमें रह रहे हैं, फिर उनके भी लड़के हो गए, उनके भी पोते हो गए मेरे, तो ये सब, तो मेरे पास जो 2 कमरे थे वो फिर 1 हो गया, मैं अपनी पोतियाँ कहीं दे दी, मैं एक कमरे में आ गया, फिर उस एक कमरे में मेरे पास ये तखत है। अब इस तखत में भी मैं थोड़ा सिकुड़ करके बैठता हूँ, क्योंकि वो नाती पोते आ जाते हैं और वो उधम करते हुए यहाँ, तो मैं इसमें इतने से मैं बैठा रहता हूँ, इतनी जगह मेरी है। ये दूधनाथ सिंह को उन्होंने बताई थी, तो उन्होंने बहुत अच्छी कहानी इस पर लिखी है। दूधनाथ सिंह ने ये नहीं कहा कि मुझे नवजोत सिंह ने ये बताई थी, ये नाम उन्होंने, ये नवजोत सिंह के बहुत अच्छे परिचित, और नवजोत सिंह ने स्वयं बताया कि मैंने दूधनाथ सिंह को ये बताई थी। ये 90 न्याय कहानी आप लोग पढ़िए, उसमें यही होता है। तो ये इस पंडित की दुनिया किस तरह से उसको धीरे धीरे सरकाया गया, इसकी बहुत करुण कथाएं हैं। मैं तो दहल जाता हूँ, जो कुछ मैंने देखे, मैं बताऊंगा उनमें से कुछ को, और कैसे उनके बारे में चुप्पी साधी गई, कैसे उनको दरकिनार किया गया। लेकिन वो बहुत मौलिक ज्ञान मीमांसा करने वाले लोग थे। जैसे पट्टाभिराम शास्त्री भी व्याख्या जो करते हैं, हमने सुना उनको, वो कालिदास की व्याख्या करते हैं मीमांसा दर्शन के अनुसार, या इस प्रकार की जो ज्ञान मीमांसाएं वो रचते थे। वो शास्त्र चिंतन की जो संभावनाएं थी ये लोगों में सामने आती थी। तो अब इस बात का थोड़ा सा दर्द तो उन लोगों को भी था जो इसमें शामिल थे। जैसे कीलहार साहब बड़े प्रोफेसर थे। अब आप देखिए कि कीलहार साहब भंडारकर साहब से शायद 15 साल छोटे थे, और भंडारकर का बड़ा ओरा था, महान यश था, बड़े पंडित माने जाते थे। तो भंडारकर साहब इंचार्ज प्रोफेसर थे उसमें, शायद डेक्कन कॉलेज नहीं, और किसी उसमें डेक्कन में ही, और कीलहार साहब आ गए, तो कीलहार साहब को प्रोफेसर बना दिया गया, भंडारकर साहब को उनके नीचे कर दिया गया। और भंडारकर साहब ने उस दर्द को सह लिया चुपचाप, वो सब अलग कथा है। लेकिन यही कीलहार कहते हैं कि पंडितों की संख्या साल दर साल गिरती चली जा रही है, और ये लुप्त हो रही है, नस्ल ही पंडितों की लुप्त हो रही है। ये लुप्त हो जाएगी तो कौन हमको बताएगा कि मूल ग्रंथों का इंटरप्रिटेशन कैसे करना चाहिए। तो कुछ करना चाहिए, वो कहते हैं।
और ये अभी भी कुछ किया जा सके, कि बचाया जा सके, तो कुछ लिख लिया जाए, लिख करके इसको, अगर ये इम्पेरेबली लास्ट ना हो जाए इसके पहले इसको डॉक्यूमेंटेशन कर लिया जाए, ऐसा कीलहॉर्न कहते हैं। माने इसमें तो उनकी रुचि नहीं है कि पंडितों को सुख सुविधाएं दे करके उनकी वृद्धि की जाए, ये तो खत्म हो ही जाएंगे, लेकिन इनको खत्म होने के पहले हम क्या क्या इनसे दोहन करके डॉक्यूमेंटेशन कर ले, नहीं तो ये लोग बड़ा उपयोग किया। उन्होंने कहा कि बस मूल संस्कृत की किताब पे पढ़ूंगा, क्योंकि अनुवाद तो अच्छा नहीं हुआ है, प्रामाणिक नहीं लग रहा है। तो फिर राधाकांत को बुला करके उन्होंने ये उनसे समझा, और ये पुराणार्थ प्रकाश की उन्होंने बहुत तारीफ की है कि ये बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है हिस्ट्री का, और उसी के कारण भारत के इतिहास पर वो काम आगे कर सके। तो ये बहुत सारे टेक्स्ट इस तरह के लिखे जा रहे हैं, नई स्मृतियाँ लिखी जा रही हैं। अब आप देखिए कि क्यों हम चर्चा नहीं करते नारायण स्मृति, जो नारायण गुरु ने लिखी, 19वीं शताब्दी के महान अद्वैत वेदांती आचार्य हैं और दलित समाज से आए हैं। अंत्यज परिवार में इनका जन्म हुआ, बहुत बड़े संस्कृत के पंडित भी हुए, गुरुकुल परंपरा से इन्होंने पढ़ा भी, जैसे और भी लोग हैं, और इन्होंने नारायण स्मृति लिखी। उनके संप्रदाय में तो ये पढ़ी जाती है, लेकिन इसका मैंने पढ़ी इसको, और बहुत ही प्रोग्रेसिव दृष्टि से वो लिखते हैं कि कैसे शूद्रों को वेद पढ़ने का अधिकार होना चाहिए और अंत्यजों के लिए क्या किया जाना चाहिए, एक नया धर्मशास्त्र वो बनाते हैं। अच्छा, वो भी एक धर्मगुरु हैं। तो इस तरह के टेक्स्ट आ रहे हैं, इस तरह की ज्ञान मीमांसाएं की जा रही हैं, तो हमने उनकी चर्चा नहीं की। संस्कृत समाज में चर्चा की जानी चाहिए थी कि हमारा धर्मशास्त्र नया 18वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में बनाया जा रहा है, तो ये किताब, इसका भी उल्लेख नहीं किया जाता है। तो ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण किताब थी। और विश्वेश्वर रेव बड़े इतिहासकार हैं, पुरातत्वविद हैं, उनका भी मेरे ख्याल में हिस्ट्री के कोई ज्ञान हो तो बताएंगे कि क्या है। मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने वाले विश्वेश्वर रेव का उल्लेख करते हैं। ये पारंपरिक संस्कृत पंडित थे, जोधपुर दरबार में पंडित थे। इन्होंने राजस्थान की आर्कियोलॉजी पर बहुत काम किया, और म्यूजियम संग्रहालय इन्होंने पूरा बनाया, आर्काइव्स बनाने में इतनी बड़ी भूमिका। ये पूरा जो हमारा सिस्टम था, तो उसके लिए ये स्मृति तैयार की गई। अब इसी स्मृति में विश्वेश्वर रेव ये कहते हैं कि यदि राजा मर जाए तो मंत्रिमंडल जो है लोकतांत्रिक पद्धति से शासन करना आरंभ कर दे। राजा के ही दरबार में राजा के ही निर्देश से स्मृति लिख रहे हैं, और वे कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी हो सकती है, राजा न रहे तो लोकतांत्रिक पद्धति भी लाई जा सकती है। ये पूरा एक चैप्टर उन्होंने उसमें लिखा। तो ये कैसे पूरी हमारी ज्ञान मीमांसाएं नई करवट ले रही है इस समय में आकर के इस पर। तो ये सनातन धर्मोद्धार तो 1,500-2 हजार पेज की किताब है, बहुत बड़ी किताब है, धर्म दर्शन। बस हाँ मैं खत्म करता हूँ। तो कुल मिलाकर के यह है कि बहुत सारे नए शास्त्र जो लिखे गए, और उनको मैं चर्चा में छोड़ देता हूँ। शब्दार्थ रत्नाकर जो भाषा विज्ञान पर बहुत नई किताब लिखी, नए विषयों पर। रामावतार शर्मा पर चूंकि अन्यत्र मैंने लिखा है, आपने भी मेरा छापा है, उसमें आपने जो इंसाइक्लोपीडिया है समाज विज्ञान वाला, उसमें आपने छापा है। तो ये नए सिद्धांत जो दर्शन के क्षेत्र में आ रहे हैं, गोपीनाथ कविराज जो बहुत सारी बातें नई कर रहे हैं। तो हमारी क्या गति होगी, इसकी तरफ उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से, तथ्यात्मक रूप से, ऐतिहासिक रूप से उसे रेखांकित किया है। मैं इसके लिए एक बार फिर उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। अब मैं अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर नितिन मलिक से अनुरोध करूँगा, और उससे पहले मैं आदरणीय प्रोफेसर लाठर से अनुरोध करूँगा कि वे राधा वल्लभ जी को सम्मानित करें। अम्बेडकर साहब का वॉइस दिखाना मुश्किल है, कमर में भी दर्द हो जाता है। जिनकी स्मृति में आज ये वैश्विक अनुसंधान केंद्र में पहला प्रथम व्याख्यान जो अभी हम सब ने सुना आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी से, और वो यहाँ आए और उन्होंने जो ये व्याख्यान दिया, और जो उन्होंने अंतिम शब्द जो अपने जब इस व्याख्यान में बोल रहे थे, तो उन्होंने ये बोला कि भागते भूत की लंगोटी
लंगोटी जी, तो पता नहीं कितना ज्ञान का स्रोत अभी हमारे आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी में है। और हमारी कुलपति महोदय को मैंने बहुत सच्चा बहुत हो जाएगा। मैंने कुलपति महोदय जी से सुना कि उन्होंने अभी यहीं पे सर को पुनः आमंत्रित कर लिया कि अभी तो बहुत सारे हमें सीरीज ऑफ लेक्चर्स सर के कराने पड़ेंगे, जिससे कि हम भी उनके इस जो अनुसंधान केंद्र के अंदर जो नींव रखी है जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय ने, तो उसके अंदर में ये योगदान हमें सर का मिलता रहे। आप हमारे बीच में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। महोदय प्रोफेसर अनु सिंह लाथर जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय की प्रेरणा स्रोत रहे हैं। मैं प्रेरणा स्रोत नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि जो विश्वविद्यालय को नित्य नए दिन गति देते हुए आगे ही अग्रिम लेती जा रही हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपने इतने व्यस्तम कार्यक्रम में भी, और मैं नहीं बोलूँगा आज कि मैडम जो है वो मैं उनको बोलता हूँ कि स्वस्थ या अस्वस्थ नहीं, वो उसके साथ पूर्ण रूप से अपनी जो उनकी जो ऊर्जा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ाते हुए इस विश्वविद्यालय को जिस तरीके से आगे ले जा रही है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा भी जो इस अनुसंधान केंद्र के जो निदेशक हैं हमारे डॉक्टर अभय दुबे, सबके सब प्रिय डॉक्टर अभय दुबे, और आज उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ उपस्थित है, मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहूँगा। आप दोनों ऊपर में हमारी कुलपति महोदया को एक हमारा ये स्मृति चिन्ह अपने अनुसंधान केंद्र की तरफ से दीजिए। प्रोफेसर संतकेतु सांकृत जो हमारे संकाय अध्यक्ष हैं और जिनके नेतृत्व में केंद्र भी हमारे साथ चल रहा है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने बहुत अपना समय दिया है और हमेशा आगे बढ़ते हुए इस अनुसंधान केंद्र के साथ में इसको आगे ले जा रहे हैं। यहाँ पे उपस्थित जितने भी हमारे गणमान्य हमारे आमंत्रित यहाँ पे जज साहब बैठे हुए हैं और बहुत सारे हमारे आमंत्रित यहाँ पे जो सज्जन जो आए हैं, उन सब का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। समय का अभाव है क्योंकि 3 बार IIC के जो वो हैं वो आके बार यूँ घूर के देख के जाते रहे, तभी मुझे लिखना पड़ा। क्षमा चाहूँगा सर कि बीच में मुझे लिखना पड़ा, लेकिन बहुत सी चीज़ें आज मेरे को भी यहाँ पे मेरे को बहुत चीज़ें ज्ञान वर्धन हुआ मेरा। जिस तरीके से आचार्य राधा वल्लभ त्रिपाठी जी ने विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के बारे में बताया। यूनिवर्सिटी को तो हम लोग खाली पढ़ते आए थे कि एक लैटिन वर्ड है यूनिवर्सिटा टू एनकम्पास द होल, बट जिस तरीके से उन्होंने बताया कि पूरा का पूरा गांव किस तरीके से विश्वविद्यालय का स्वरूप था और किस तरीके से उन्होंने उसको एक कंपैरिजन किया एक मॉडर्न यूनिवर्सिटी सिस्टम के साथ ही साथ प्रोफेसर बनाम पंडित और शास्त्री का जो उन्होंने उल्लेख किया, बहुत ही जो चीज़ें आज यहाँ पे ज्ञान वर्जन हुआ, जो ज्ञान का हमें भंडार मिला, वो आगे भी इसी शोध अनुसंधान केंद्र से हमको मिलता रहेगा। ऐसे मैं आशा करता हूँ प्रोफेसर अभय दुबे जी से। और उनकी एक मैं तो कई बार बोलता हूँ उनकी कि प्रोफेसर अभय दुबे जी ने नव रतन अपने एकेडमिक फेलोज का यहाँ पे एक उन्होंने सिलेक्शन किया है और उस 9 रत्नों के साथ ये जो अनुसंधान केंद्र है ये नित्य नई दिन अपनी उस चीज को हासिल करेगा, उसका जिसका कि ये सपना हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भी देखा और वो यहाँ पे आए, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उनको जाना पड़ा और जो उन्होंने एक सपना देखा और जिस तरीके से उन्होंने कुलपति महोदय के साथ उसका डिस्कशन किया, उसका भी हाँ जो हमारे नवरत्न है, मैं चाहूंगा वो सब अगर जो उपस्थित है प्लीज खड़े हो जाएं इस सभागार में और हम सब उनको बहुत तालियों से उन सबका अच्छा कार्य करते हैं। और आप लोग इसी तरीके से आगे अनुसंधान के सारी जो आपने अनुसंधान करेंगे उसका इस समाज के प्रति बहुत बहुत आभार। पुनः सभी को धन्यवाद देते हुए, और समय का अभाव मैंने बोला कि बार है तो बाहर वो हमारी जो चाय है वो भी ठंडी हो रही होगी, तो
आप सबको चाय पे आमंत्रित करते हुए मैं पुनः आप सबका धन्यवाद। सात वर्ष से अब एक और लड़की बहुत अच्छा बोला था कैसा लगा आपको लगता हाँ बताया ना उन्होंने, बोला ना बीच में कि आप समझते हैं करके मैंने बोला उसके साथ जो लोग हैं ये तो करने की बात है। अभी अपना वापस और